नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग, फसल अवशेषों को जलाने की प्रवृत्ति की प्रभावी रूप से रोकथाम के लिए कमेटी गठित। दानदाता बोले, साजिश के तहत बंद किया जिला अस्पताल का कॉटेज वार्ड, कहा मरम्मत पर होने वाला खर्च भी उठाने को है तैयार। आरटीई के तहत छात्राओं को नहीं दिया जा रहा प्रवेश, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप। गिर से भरा ट्रॉला पलटा, दुकानों के बाहर रखे सामान को नुकसान, दुकानदार ने की नुकसान की भरपाई की मांग। मारपीट कर दोहिते को जबरन साथ ले जाने का आरोप, बुजुर्ग दंपति ने एसपी से लगाई पुत्री के ससुरालियों पर कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के सभी जिलों में फसल अवशेषों को जलाने की परंपरा को रोका जाए। इसके तहत सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि ऐसे उद्यमी किसान जो कि खेतों में भूसा जलाते हैं, मॉनिटरिंग कर केंद्र सरकार की ओर से सैटेलाइट से की जा रही है। ऐसे में उपग्रह के जरिए ऐसे खेतों के कोऑर्डिनेट को कैप्चर कर कार्रवाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के कुछ किसान गेहूं के खेत में आग लगाते हैं। किसान गोष्ठियों में किसानों को फसल अवशेष को खेत में मिलाने के लिए तकनीकी जानकारी दी जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल अवशेष को जलाए नहीं। उन्होंने बताया कि राज्यों में फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने की प्रवृत्ति की प्रभावी रूप से रोकथाम और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए जिले को आगामी समय के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिए जिले में किसानों की ओर से फसल कटाई के बाद खेत में अवशेष रहे फसल के अवशेषों को जलाने की रोकथाम नियंत्रित करने और इस संबंध में वांछित अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी का मनोनयन किया गया है। वर्ष 2024-25 में जिले में फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने की प्रवृत्ति की प्रभावी रूप से रोकथाम और फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करने के लिए उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देशित किया गया है। कमेटी फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं के दौरान उपखंड स्तर पर साप्ताहिक बैठक का आयोजन कर फसल अवशेषों को जलाने की रोकथाम, नियंत्रण और मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न गतिविधियों की प्रकृति की समीक्षा करेगी। ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन, फसल अवशेष के जो भी जलाने की घटनाएं होने वाली है, क्योंकि अभी बीट की हार्वेस्टिंग के समय चल रहा है। इसके बाद जो किसान साथी यदि फसल अवशेष को जलाएगा, उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट के अधिनियम 1981 के तहत उसके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि समस्त उपखंड अधिकारियों को एक कमेटी का गठन किया गया है। जो भी ऐसी घटना यदि आती है तो उसके अगेंस्ट में अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और विभाग ने भी समस्त एडी साहिबान और फील्ड स्टाफ को सतर्क कर दिया है। वैसी कोई घटना आती है तो उसको जल्द से जल्द सूचित करें। और मैं किसान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो अवशेष है उनको जलाए नहीं। उनको जलाने से क्या है कि वातावरण भी प्रदूषित होगा और इसके साथ साथ जो अपने सोइल या मृदा के अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है वो भी नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको जमीन के अंदर मिलाएं, जिससे क्या कि ज्यादा से ज्यादा मृदा की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी, जिससे आने वाली फसलों के लिए बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो पार्ट अच्छा रहेगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट और प्रशासन किसान साथियों से, किसान भाइयों से कि कचरे को जलाए नहीं, जबकि जमीन के अंदर दबाएं और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रहे। कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर एक गिरदावर सहायक कृषि अधिकारी को प्रभारी बनाकर प्रभावी पर्यवेक्षण कर फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति को रोकने और नियंत्रित करने का कार्य किया जाएगा। निर्देशों एवं फसल कटाई पश्चात खेतों में अवशेषों को जलाने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपखंड अधिकारी व तहसीलदार की ओर से नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब रहे कि राजस्थान राज्य की अधिसूचना अगस्त 2015 के जरिए वायु अवशेष अधिनियम 1981 के तहत फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल अवशेषों को जलाने पर भूमि स्वामित्व के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर
15,000 रुपए प्रति घटना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसके अधिनियम 1981 के तहत यदि 2 एकड़ के कम भूमि वाले किसान हैं, उनके 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 2 एकड़ से जो 5 एकड़ वाले किसान हैं, उन पे 5,000 रुपए का जुर्माना है और 5 एकड़ से ज्यादा किसान वाले यदि पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा प्रशासन द्वारा। टाउन के एक निजी विद्यालय की ओर से आरटी के तहत छात्रा को प्रवेश देने से मना करने का मामला सामने आया है। अभिभावकों ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप स्कूल मैनेजमेंट पर लगाया है। श्रवण कुमार निवासी वार्ड 30 रूपनगर टाउन ने बताया कि टाउन में टीबी रोड स्थित एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल में आरटी के तहत 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क लेने का प्रावधान था। उसके बाद बालिकाओं को 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल की ओर से बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाने से मना कर दिया गया। उसकी बच्ची मन्नत वर्मा को भी निःशुल्क देने से इनकार कर दिया गया। इस पर उसने जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने बच्चों के पक्ष में आदेश दिया है कि तुरंत प्रभाव से एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल में निःशुल्क पढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल में उसकी बच्ची मन्नत वर्मा को तो 10वीं में एडमिशन दे दिया गया, लेकिन पूजा नामक छात्रा को एडमिशन देने से मना कर दिया गया। उस छात्रा से फीस की मांग की जा रही है, जबकि स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन अब आदेशों को मानने से मना कर रहा है। इससे हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मात्र यही विद्यालय नहीं, कई और भी ऐसे विद्यालय हैं जो इसी तरह बच्चों व उनके अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की कि छात्रा पूजा को भी निःशुल्क एडमिशन दिलवाकर उसकी पढ़ाई सुचारू की जाए। साथ ही कमेटी गठित कर आरटी के तहत एडमिशन देने वाले स्कूलों की जांच करवाने की मांग की गई। जो एसआरएम स्कूल है हनुमानगढ़ टाउन में टीबी रोड पे, उसमें आरटी के तहत 8वीं तक बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान था पहले। उसके बाद में बच्चियों को यानी कि लड़कियों को 9वीं से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का आदेश दिया गया था सरकार द्वारा, लेकिन एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा बच्चियों को पढ़ाने से मना कर दिया, जिस कारण हमें हाई कोर्ट जोधपुर का में हमने याचिका लगाई, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने हमें आदेश देकर और हमारी बच्चियों के पक्ष में आदेश दिया गया है कि तुरंत प्रभाव से बच्ची को एसआरएम स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जिसका हम जोधपुर हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एसआरएम स्कूल में एक बच्ची को तो एडमिशन दे दिया गया, लेकिन एक बच्ची पूजा है जिसको एडमिशन देने से मना कर दिया और अपने फीस की मांग की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट का हमने कॉपी भी दे दी गई है। टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर शुक्रवार तड़के ग्रिड से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे ट्रॉले में भरी ग्रिड सड़क के किनारे दुकानों के आगे बिखर गई। इससे दुकानों के आगे रखे काउंटर सहित अन्य सामान को नुकसान पहुंचा। ट्रॉला पलटने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पीड़ित दुकानदारों ने नुकसान की भरपाई की मांग की। रावसर मेगा हाईवे स्थित फतेहगढ़ मोड़ के एक दुकानदार ने बताया कि फतेहगढ़ मोड़ पर उसकी कमल वैरायटी स्टोर के नाम से दुकान है। रात्रि 2:50 पर यहां से गुजर रहा ग्रिड से भरा ओवरलोडेड ट्रॉला पलट गया। जूस की जी, ये देखो जी इनका ट्रॉला है जी, पता नहीं रॉन्ग साइड निकाल ली है उसने। ये देखो आपको सामने सारा नुकसान हुआ है। 3 बजे हमारे को पड़ोसियों ने फोन किया कि आपकी दुकान पे नुकसान हो गया, काउंटर वगैरह टूट के आके संभाल लो। सामान भी पड़ा था बाहर काउंटर में, सामान आके निकाला हमने, भांडे बर्तन और जो फ्रूट वगैरह जो भी सब पड़ा था, सबका नुकसान हुआ है। ये तो देखो जी रॉन्ग साइड निकाली है, या तो कोई नशा किया हुआ है, गोली गाड़ी खाई हुई है, दारू पी है।
यहाँ पे दुकान है जी, कमल वैरायटी स्टोर, कमल मोबाइल। तो ये ट्रक रात को 2:50 पर आया है। ओवरलोडिंग होने के बावजूद 130 टन माल है इसके अंदर, और इसने हर एक चीज को जो दुकानों के बाहर रखी होती है, सारी दुकानों का सामान है, ये इधर से उधर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। 3 दिन के लिए हमारा जो ये काम जो ब्लॉकेज हो चुका है, तो इसका हमें जानना मिलना चाहिए। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल में बने कॉटेज वार्ड को बंद करने का दानदाताओं ने विरोध किया है। कॉटेज वार्ड का निर्माण करवाने वाले दानदाता का आरोप है कि स्टाफ ने होने का बहाना कर एक साजिश के तहत कॉटेज वार्ड को बंद कर दिया गया। असल में जिला अस्पताल प्रशासन कॉटेज वार्ड को चलाना ही नहीं चाहता। दानदाताओं का कहना है कि अगर कॉटेज वार्ड की मरम्मत की आवश्यकता है तो उस पर होने वाला खर्च भी उठाने को तैयार हैं, लेकिन कॉटेज वार्ड को गिराया न जाए। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। दानदाता नगर परिषद के पूर्व सभापति पवन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में जब जाकिर हुसैन जिला कलेक्टर और डॉक्टर MP शर्मा PMO थे, तब उन्होंने 8 कॉटेज AC वार्ड बनवाकर जिला अस्पताल को संभलवाए थे। इनमें शौचालय, बाथरूम अटैच हैं, सब में AC बेड लगे हुए हैं। तब PMO ने कहा था कि इनसे जरूरतमंदों को फायदा होगा, आम आदमी को सुविधा मिलेगी। लेकिन 2 साल बाद कॉटेज AC वार्ड बंद कर दिए गए। वह इसलिए कि अस्पताल के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ये बहाना लेकर कॉटेज AC वार्ड को बंद करना शहर की जनता के साथ धोखा है। स्टाफ इसे नहीं चलाना चाहता। उन्होंने कहा कि जब कोई दानदाता दान करता है तो उसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अब उन्हें पता चला कि भवन को डिसमेंटल करने की बात कही जा रही है, तो क्या यह भवन 2-3 साल में नकारा हो गया? अगर 3 साल में भवन नकारा होता है तो अस्पताल भवन को कब तक गिरा देना चाहिए, क्योंकि अस्पताल भवन बने करीबन 40 साल हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। अग्रवाल ने बताया कि वे अभी चलने फिरने में असमर्थ हैं। इस मुद्दे को उठाया जाएगा, स्थानीय विधायक से बात की जाएगी, जरूरत पड़ी तो जयपुर भी जाकर बात की जाएगी। फिर भी इस भवन में कोई दिक्कत है तो प्रशासन उन्हें बताए। इसके रिनोवेट में जितने भी रुपए लगेंगे वे लगाने को तैयार है। किसी दानदाता की चीज को इस तरह गिराना अच्छी बात नहीं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल का मुख्य द्वार व अंदर वेटिंग हॉल भी उन्होंने बनवा कर दिया था, फिर तो वह भी डिसमेंटल किया जाए। प्रशासन को इसकी तह तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में आंदोलन किया गया था। उनकी मांग है कि कॉटेज वार्ड बंद नहीं होने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस महात्मा गांधी चिकित्सालय में जब कलेक्टर श्रीमान जाकिर हुसैन जी थे, PMO डॉक्टर MP शर्मा जी थे, उस वक्त हमने यहाँ 8 कॉटेज AC वार्ड फुल फिनिश्ड जो है बनवा करके हॉस्पिटल को संभलाए थे। MP शर्मा डॉक्टर ने कहा था मुझे, भाई यहाँ बढ़िया ये चलेंगे, गरीबों का भला होगा, आम आदमी को सुविधा मिलेगी। लेकिन 2 साल बाद ही वो बंद कर दिए गए। वो बंद इसलिए कर दिए गए कि हॉस्पिटल के पास स्टाफ नहीं है। ये बहाना लेकर के कॉटेज वार्ड को बंद करना शहर की जनता के साथ धोखा है। दानदाता जब कोई दान करता है तो उसकी बड़ी इच्छाएं होती है। अब मुझे कल पता लगा कि इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, तो क्या ये बिल्डिंग 2 साल 3 साल में नकारा हो गई? अगर 3 साल में बिल्डिंग नकारा होती है तो इस हॉस्पिटल को तो कभी भी घेर देना चाहिए था। ये तो बिल्डिंग बने हुए 40 साल हो गए। इस साजिश के तहत जो है काम कर रहे हैं, ये गलत है। मैं अभी अस्वस्थ हूँ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ। इस मुद्दे को उठाएंगे। स्थानीय विधायक से भी मैं आज बात करूंगा। जयपुर भी अगर बात करनी पड़ी तो मैं करूंगा जरूर। फिर भी अगर इस बिल्डिंग में कोई दिक्कत है तो प्रशासन हमें बताए। इसके रेनोवेट में जितने भी पैसे लगेंगे हम लगाने को तैयार, हम करा के देंगे। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति सदस्य बलकर्ण सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ शहर के हर वर्ग ने आंदोलन किया था। उनकी मांग थी कि दानदाताओं की मदद से बने जिला अस्पताल की व्यवस्था को खराब न किया जाए। लेकिन जितने भी PMO आए, सभी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि दानदाता पवन अग्रवाल ने रुपए लगवाकर कॉटेज वार्डों का निर्माण करवाया था, लेकिन जानबूझकर अस्पताल प्रशासन की ओर से कॉटेज वार्ड के ताला लगाया हुआ है। 100 में से 10 बच्चे इस वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। 100 बेड का क्रिटिकल वार्ड बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों व परिजनों को खारा पानी पीना पड़ रहा है। जो भवन चलाने योग्य है वह बंद है, जो गिराने के कगार पर वे चल रहे हैं। वार्डों में कई पंखे कूलर बंद पड़े हैं। इससे गर्मी में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टाउन के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सब सुविधाएं जंक्शन में ले जाने का प्रयास चल रहा है।
उन्होंने मांग की है कि दानदाताओं के सहयोग से चल रहे जिला अस्पताल को चलाने के निर्देश दिए जाएं, उसे फेल करने की नीयत से काम न किया जाए। संघर्ष समिति ने देवेंद्र पारिक जी, ओम जी अशोका, भगवान सिंह जी, यानी बहुत से लोगों ने, सारे शहर के जितने भी प्रधान थे, मजदूर वर्ग था, सबने हमने आंदोलन किया कि हमारा जो अस्पताल है, जो ये दानदाताओं की वजह से बना है, इसको खराब मत करो, इसको जैसा है वैसा रहने दो। इन्होंने तब से लेके अब तक जो भी पीएम है, अब ऑलरेडी घड़ी में जो है, ये इसको पता नहीं इसके क्या दिमाग में जच रही है, इसको खराब करना चाहता है। अब 100 बेड क्रिटिकल कह रहे थे, वो यहाँ बन रहे थे जगह, जब ये 6 मंजिला बिल्डिंग बन सकती थी तो ये जगह कौन बेच के गया है, या तो ये बता दें। अब जो चीज है ये कॉटेज है, जैसे ये पवन जी अग्रवाल ने बनाए थे, किसी दानदाता के पैसे लगे हैं, वो अब भी कह रहा है कि मैं बना दूंगा, लेकिन ये लोग जानबूझे इसके ताला लगाए बैठे हैं। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के सभी कॉटेज वार्ड सुचारू चल रहे हैं। पुराने कॉटेज वार्ड, जिन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से असुरक्षित घोषित किया हुआ है, पानी के लिए अंदर अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी वार्डों में शौचालयों में पानी उपलब्ध है। जिला अस्पताल में कई निर्माण होने हैं। जननी सुरक्षा योजना के सभी कॉटेज वार्ड सुचारू चल रहे हैं, एडमिट किए जा रहे हैं। जो पुराने कॉटेज वार्ड थे वो सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत करवाया गया था, उन्होंने सुरक्षित घोषित किया हुआ है। बजट चुनावी आचार संहिता के बाद इनका आगामी निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद प्याऊ में कोई समस्या नहीं है, अंदर अलग से व्यवस्थाएं की गई है जी। बड़ी यूनिट पानी की स्थापित की हुई है, एमसीएच यूनिट के लिए अलग से है और जनरल हॉस्पिटल के लिए अलग से है। टाउन के वार्ड 45 स्थित मिथिला धर्मशाला में गुरुवार रात्रि को चल रहे शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों में विवाद हो गया। विवाद में एक युवक के कान के पास धारदार हथियार से चोट लगी। घायल युवक ने 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार को टाउन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया। मेरा नाम अजय कुमार है। कल हमारे 25 अप्रैल को हमारे घर में शादी थी, तो हमारे घर के पास जो धर्मशाला है उसमें रात को फंक्शन चल रहा था। तो हमारे मोहल्ले के ही कुछ लड़के हैं जो दारू पी के और आगे वहाँ पे और लड़ाई करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों के मारने लगे। मैं गया छुड़ाने के लिए, तो इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। इनके हाथ में चाकू, कड़े और इसी तरह कई धारदार हथियार थे। इन्होंने शराब की बोतलें भी एक दूसरे पे फेंक के मारी है। तो इसी में मेरे को इन्होंने कान के पास से लगाया, जो कि लगभग आधा पौना इंच अंदर तक गया हुआ है, चोट काफी है। उनका नाम है सर, एक का नाम है सबसे पहले तो जिससे मुझे लगी है चोट, जिन्हें मुझे मारा है, कृष्ण कुमार उर्फ कालू, पिताजी का नाम है जितेंद्र दास। दूसरा है प्रकाश उर्फ भुन्नी, इसके पिता का नाम है अकलू मंडल। तीसरा है सर रामा उर्फ रमन, इसके पिता का नाम है देवेंद्र दास। ये 3 है सर मेन। सर ये पहले भी इसी तरह के उस धर्मशाला में कई बार कर चुके हैं। हर बार ये इसी तरह का हाल है इनका। सर नशा करके आए थे, तभी लड़ रहे हैं ये। अभी भी सर आके घर के बाहर खड़े थे। सर ये निवेदन है कि ये प्रार्थना हम दे रहे हैं, एप्लीकेशन इसके विरुद्ध जो उचित कार्रवाई है वो करी जाए और हमें न्याय दिया जाए। टाउन थाना क्षेत्र के चक 2 HMH झांबर निवासी बुजुर्ग दंपति ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर दोहितों को जबरन साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए पुत्री के ससुरालियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। सुमेर सिंह के अनुसार उसने इससे पूर्व भी इस घटना के बारे में SP व टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें अंदेशा है कि उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग उसके दोहिते के साथ कोई अनहोनी कर सकते हैं। बुजुर्ग दंपति ने रोते हुए SP से गुहार लगाई कि पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दो HMH रेलवे स्टेशन मिडिल स्कूल के पास रहता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी लड़की गुजरने के बाद में ससुराल वाले आए और मेरे दोस्त को जबरदस्ती मार कूट करके उठा के ले गए और कानों की बाड़ी ले गई।
और मोबाइल उठा कर ले गए जी, थाने में फ़ोन ना कर सके किसी को। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने थाने में आए तो सीआई साहब ने मेरी कंप्लेंट कर ली, सुनाई कोई नहीं की थाने वाले ने। एसपी साहब के पास में आया तो एसपी साहब ने थाने वालों के पास भेजा, थाने वालों ने मेरे को एसपी साहब के पास भेजा। चक्कर कटाते रहे, 1 महीना हो गया साहब। उसके बाद में एसपी साहब ने मेरे को सोमवार को मैं आया था तो बोला कि कल सीआई साहब के पास जाना। मैं सीआई साहब के पास गया। उसके बाद में सीआई साहब ने बोला कि हमारा कोई रोल नहीं है, आप एसपी साहब के पास जाओ। तो एसपी साहब के पास आया तो अभी तक कल मेरे को मिला नहीं है। हाँ, आज मिल गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कि आपका लड़का आपको दिलाएंगे, ये बात कही साहब। वो 5 साल से मारकूट करके निकालती थी साहब। उसके बाद में उसको कोई मतलब रहने के लिए जगह मिली नहीं तो वो क्या करती है बेचारी। मारकूट, नशा करता है साहब, गांजा भांग धतूरा पीता है साहब। नशे में कोई होश नहीं रहता उसको। बच्चे को भी उठा के मतलब 2-3 बार उसने फेंका। जबरदस्ती चक के ले गया मेरे दोस्त तो, मेरी कोई सुनाई कौन करे। वो आपस नशेड़ी है जी, किन ले जाके दिया मेरा बच्चा, मार देगा जी, क्या करूंगी मैं। संग्रिया विधायक व युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टाउन के जिला चिकित्सालय में मरीजों व उनके परिजनों को फल वितरित किए। एनएसयूआई प्रदेश सचिव रोहित जावा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मरीजों व परिजनों को फल वितरण करते हुए अभिमन्यु पुनिया की दीर्घायु व कामयाबी के लिए आशीष देने की आशा की, साथ ही मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज हमारे विधायक और हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री मन्नू जी पुनिया का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में हमने आज मरीजों को यहाँ केले वितरण करके और उनसे अपील की कि हमारे विधायक जी को दीर्घायु और अच्छी कामयाबी देने की उनको आशा करते हैं। अभी वो हम ऐसी आशीष देंगे। धन्यवाद। नोहर अनाज मंडी में सरकारी गेहूं की खरीद के बाद उठाव का काम धीमी गति से चलने के कारण अनाज मंडी अवरुद्ध पड़ी है। वहीं खराब मौसम के चलते किसानों और व्यापारियों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। लेकिन ठेकेदार अनाज मंडी में व्यवस्थाएं बनाने के लिए स्थानीय कृषि उपज मंडी भी कोई खास प्रयास नहीं कर रही। मंडी में आड़े तिरछे खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव के पास कई जगह का चार्ज होने के कारण नोहर अनाज मंडी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण यहां अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। उठाव में बड़ी समस्या ये है कि हमें यहाँ पे कोई लोकल गोडाउन नहीं है गेहूँ जमा कराने के लिए, और बाहर का एक सेंटर दे रखा है जो सादुलपुर है। अब सादुलपुर में हमारी गाड़ियाँ कल से ही 15 गाड़ियाँ खड़ी है और आज फिर 15 गाड़ियाँ मैं भेज रहा हूँ। 30 गाड़ी वहाँ पे कल हो जाएगी। गाड़ियाँ होती है 4 या 5 खाली। देखो नुकसान तो सभी का ही है, किसान का भी है, मेरा भी है, व्यापारी का भी है, सभी का नुकसान है उसमें। लेकिन गाड़ी खाली नहीं होने की वजह से मतलब क्या उठाव नहीं हो पा रहा है। एक ही सेंटर है, या तो 2-3 सेंटर और दें हमें। नहीं, हर साल ये तो देखो मंडी में एकदम गेहूँ आके गिरता है। मतलब ये तो है नहीं गेहूँ अपने लिमिट से मंगवाएंगे, एक ही दम आके गेहूँ गिरता है और एक ही दम लोड पड़ता है, तो उससे क्या है कि थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।